Hi everyone, welcome to the Twin Bros channel. My name is Shubhika Gupta and this is your first video for class 11 psychology and the first chapter is what is psychology. तो मैं आपसे ये पूछूं कि what is psychology तो ये बहुत ही senseless सा question होगा because you're picking up this book for the very first time and this is your first psychology chapter of your life. तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आपके दिमाग में अभी सिर्फ मिथ्स होंगे, स्टोरीज होंगी कि एक्चुअली साइकोलॉजी होती क्या है. सो विदाउट क्रिएटिंग एनी बबल्स इन द एयर आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज साइकोलॉजी. सो एक बेसिक बातें समझेंगे पहले साइकोलॉजी वर्ड के बारे में एंड उसके बाद हम डिटेल में सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे. तो इस पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे पहले. So the term psychology is derived from two Greek words. Remember Greek words. Psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject. Logos तो आपने सुना ही होगा, biology, study of human beings, zoology, study of animals. Similarly, psychology means the study of one's soul. So basically, psychology is the study of one's soul or mind. So psychology, the study of soul or mind. अब ना साइकोलॉजी में कुछ रेंज ऑफ फिनोमेना होते हैं कि हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एक्चुअली अप्लाई किस किस तरीके से कर सकते हैं. सो द रेंज ऑफ फिनोमेना इट स्टडीज आर इंडिविजुअल, एक इंसान पे साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. डायडिक, दो लोगों पे साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. ग्रुप, एक ग्रुप पे साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशनल मतलब एक ऑफिस के लोगों पे या पूरे किसी कम्युनिटी पे हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं. So psychological principles have biological as well as social basis. कुछ ऐसे थ्योरीज भी हैं साइकोलॉजी में जो हमारी बायोलॉजी यानी कि बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है और कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो हमारी सोशल सेटिंग्स में हम जैसे बिहेव करते हैं उससे भी डिराइव की गई हैं, फॉर्मुलेट की गई हैं. तो दोनों बायोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस साइकोलॉजी स्टडी करती है. तो अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है साइकोलॉजी की, जो जैसा मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन भी दिया. दिस क्वेश्चन कैन वेरी इजीली कम एज अ 2 marker इन योर एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज साइकोलॉजी? सो वी हैव अ वेरी साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हियर. सो साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस which studies mental processes, experiences and behavior in different contexts. तो mental processes number 1, लोगों के experiences number 2, how people behave number 3, स्टडीड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन में लोग कैसे ये सारे प्रोसेसेस यूज करते हैं साइकोलॉजी वो पढ़ती है. सो इट इज अ साइंस व्हिच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से व्हिच यू नीड टू नो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारा नंबर 1 प्रोसेस आता है मेंटल प्रोसेसेस. नाउ व्हाट आर मेंटल प्रोसेसेस? सो व्हेन वी से एक्सपीरियंसेस आर इंटरनल टू द एक्सपीरियंसिंग पर्सन, then we refer to state of consciousness or awareness or mental processes. So ये होते हैं हमारे mental processes जैसे perceiving, learning, understanding, remembering, so on and so forth. Now we need to know that mental activities यानी कि ये जो mental processes होते हैं mind की activities होती हैं and neural activities जो brain की activities होती हैं, they are mutually overlapping processes मतलब they are connected. However, they are not identical. इससे पहले ना हमें लगता होगा कि माइंड और ब्रेन तो आइडेंटिकल ही हैं, बट दैट्स नॉट द केस. माइंड और ब्रेन को इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं लेकिन वो लोग एक नहीं हैं. दे आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी. तो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझेंगे माइंड एंड ब्रेन का. सो अनलाइक द ब्रेन, माइंड डज नॉट हैव अ फिजिकल स्ट्रक्चर और हैज अ लोकेशन. माइंड का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर या लोकेशन नहीं होता. आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में माइंड एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रेन हम उसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं एमआरआई से या अलग अलग तरीकों से हम ब्रेन की एक्टिविटी को भी जज कर पाते हैं. दैट इज व्हाई द ब्रेन हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अ लोकेशन. सो ब्रेन एक्टिविटीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट क्लूज एज टू हाउ आवर माइंड फंक्शंस, बट द कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेसेस आर मच मोर देन द न्यूरल और ब्रेन एक्टिविटीज. ब्रेन एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं माइंड के फंक्शनैलिटी के लिए ताकि माइंड आसानी से काम कर सके. लेकिन माइंड जो एक्सपीरियंस करता है, जो उसकी कॉन्शियसनेस में प्रोसेसेस चलते हैं, लर्निंग, रिमेम्बरिंग वगैरह, वो न्यूरल एक्टिविटीज से कहीं हद तक ज्यादा होते हैं, कहीं एक ऊपर लेवल पे चलते हैं. तो ब्रेन सिर्फ क्लूज प्रोवाइड करता है उन मेंटल प्रोसेसेस को. तो अब जैसे मैंने बताया मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिमेम्बरिंग,
लर्निंग, नोइंग, परसीविंग क्या होता है? मेरा नजरिया कि मैं किसी इंसान के बारे में कैसे सोचती हूँ, तो ये भी एक मेंटल प्रोसेस है. सो दे आर ऑफ इंटरेस्ट टू साइकोलॉजिस्ट. नाउ वी मूव ऑन टू एक्सपीरियंसेस. Now experiences are subjective in nature, very important. Subjective मतलब, subjective का मैं best example दूं, that I have got hurt on my hand, I have got a cut on my hand. मुझे पेन हो रहा है, लेकिन आपको तो वो सेम लेवल का पेन नहीं हो रहा होगा. Why? Because that is a subjective thing. Subjective मतलब हर इंसान के लिए वो चीज अलग अलग होती है. तो एक्सपीरियंसेस भी ना सिर्फ अपने होते हैं, कोई और पर्सन वैसा एक्सपीरियंस कर ही नहीं जैसा आप कर रहे हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दैट इज अ personal experience, that is a subjective concept. Now experiences are embedded in our awareness or consciousness. Of course जब अब एक subjective concept है experience, तो ये सिर्फ मेरे मन में ही होगा, मैं ही इस experience के बारे में aware होंगी कि हाँ मैं ऐसा सफर कर रही हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है. So experiences are embedded in our awareness or consciousness. तो ये कुछ experiences के examples हैं, ये दिखाने के लिए कि experiences बहुत positive भी हो सकते हैं और बहुत negative भी हो सकते हैं. Again, depending from person to person. So psychologists have focused on experiences of pain being experienced by terminally ill patients or of psychological pain felt in bereavement, besides experiences which lead to positive feelings such as in romantic encounters. So there are also some esoteric experiences. Esoteric experiences मतलब जो एक अलग ही लेवल पे हमें एक कॉन्शियसनेस की स्टेट से बाहर ले जाते हैं, बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हमें हैप्पीनेस देते हैं. So these esoteric experiences attract the attention of psychologists, such as when a yogi meditates to enter a different level of consciousness and create a new kind of experience. Yogi भी एक अलग ही consciousness के level में चले जाते हैं while they are meditating. Or when a drug addict takes a particular kind of drug to get a high, even though such drugs are extremely harmful. So these were certain examples of both positive and negative experiences. So experiences are influenced by the internal and external conditions of the experiencer. अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है. So internal conditions. आज मेरा मूड बहुत खराब है, तो मेरे आज अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे या कुछ पॉजिटिव भी हो जाएगा ना मेरे साथ, वो मूड खराब ही रहेगा क्योंकि मैं मन से परेशान हूँ. तो ये एक इंटरनल एक्सपीरियंस है जो मेरे को हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा बिकॉज आई एम सैड. एक्सटर्नल कंडीशन, आज मेरा मूड अच्छा होगा और मैं कहीं घूमने जा रही होंगी पिकनिक पे एंड सडनली कुछ हॉट वेदर हो गया या बारिश हो गई तो मेरा मूड तो ऑफ हो गई, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल कंडीशन है जिसकी वजह से आई एम फेसिंग अ बैड एक्सपीरियंस. तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस दोनों मिला के एक इंसान का एक्सपीरियंस बनाती हैं. सो द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी ओनली बी अंडरस्टूड बाय एनालाइजिंग अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस. नाउ वी हैव बिहेवियर. सो बिहेवियर्स क्या होते हैं? Behaviors are responses or reactions we make or activities we engage in. Activities perform करना is basically behavior. I'm playing the guitar, that is a behavior I'm performing, that is an activity or an action which I'm engaging in. तो behavior पे ना आप response जरूर देते हो. आज मैं गिटार बजाऊंगी ना, someone will clap, someone will hoot, so that is also a response to a certain behavior. And कोई भी behavior perform होगा ना, उस पे response तो कोई सामने वाला पर्सन देगा ही देगा. तो बिहेवियर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्स या रिएक्शन, एंड इन वेरी बेसिक टर्म्स बिहेवियर इज द बेसिक एक्टिविटी इन विच वी एंगेज. सो बिहेवियर्स अब सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकते हैं या लंबे पीरियड के लिए भी स्ट्रेच कर सकते हैं. अब बिहेवियर्स दो तरह के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर. अब ओवर्ट बिहेवियर, ओ फॉर ओवर्ट, ओ फॉर आउटवर्ड. So overt behavior, they can be outwardly seen or sensed by an observer. Now when I'm laughing, you can see that I'm laughing. वो एक verifiable चीज है, आप बाहर वाला ऑब्जर्वर देख सकता है कि मैं ये बिहेवियर परफॉर्म कर रही हूँ. So that is an overt behavior which can be seen by an outside observer. लेकिन covert behavior या internal, आज मैं मन से बहुत दुखी हूं ना, वो दुख किसी को दिखेगा नहीं. Why? Because it is in my consciousness. So अब एग्जाम देना है मुझे और मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, वो स्ट्रेस बाहर तो किसी को दिखेगा नहीं until and unless मैं रोने लग जाऊं. मैं रोने लग जाऊंगी, so that will become an overt behavior. तो covert behavior basically मन में चलता है, जैसे stress, anxiety, sadness, so on and so forth. So we have a phenomena here. All behaviors, covert or overt, are associated with or triggered by some stimulus in the environment or changes that happen internally. Now, for any behavior to take place, there should always be a stimulus.
बेस्ट एग्जाम्पल, ये मैं हूं, मेरे सामने एक डॉग आ गया, मेरे को डॉग से लगता है डर, तो एक डॉग जो स्टिमुलस है मेरा, उसने एक रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया मेरे एंड पे, मुझे डर लगा। डर लगना इज एन ओवर्ट बिहेवियर, और फिर मैं भाग गई उस डॉग से बचने के लिए, दैट बिकम्स एन ओवर्ट बिहेवियर. So we have three things here: S for stimulus, which is the dog; R for response, my running away; and O for organism, that is me. So that is what the SOR phenomena is, which states that behavior is always triggered by a stimulus in the environment. So both stimulus and response can be internal or external. So now we move on to the topic psychology as a discipline, and इसमें जो highlighted part है हम सिर्फ वो समझेंगे because that is important from the examination point of view. So what is psychology as a discipline? Like psychology as a subject actually कैसा है? So psychology में ना analysis जो होता है हमारा किसी भी problem का, किसी भी aspect का, that is always scientific and objective. Objective मतलब कि आप उसे जज कर सकते हो कि ये मेरी थ्योरी या मेरी हाइपोथेसिस सही है या गलत, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है, बहुत सारे आंसर्स नहीं हो सकते एक चीज के, आइदर इट इज राइट और रॉन्ग. सो एनालिसिस बहुत ही साइंटिफिक होता है, यानी कि प्रैक्टिकल होता है, एंड ऑब्जेक्टिव होता है साइकोलॉजी में. लेकिन इन द इंडियन ट्रेडिशन सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब अपनी गलतियों के बारे में सोचना एंड एनालिसिस ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इज हेल्ड टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग. तो इंडिया में हम ये थ्योरी ज्यादा फॉलो करते हैं कि अपनी गलतियों पे खुद सोचो एंड अपने एक्सपीरियंसेस को खुद एनालाइज करो, वो प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं हो सकते. तो ये थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस इन द वे psychologists go about the study of behavior, mental processes and experiences, they seek to understand and explain them in a systematic and verifiable manner. तो साइकोलॉजी का हमेशा फोकस रहा है कि हर थ्योरी को बहुत ही सिस्टम के थ्रू, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एंड प्रैक्टिकल या वेरीफिएबल वे में प्रूव किया जाए. तो अब हम एक टॉपिक पे चलेंगे, दैट साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कैसी है. तो साइकोलॉजी हैज इट्स रूट्स इन फिलोसफी. हमें पता है कि साइकोलॉजी को एक तरह से फिलोसफी से ही डिराइव किया गया है, तो उसके कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वो फिलोसफी से लेती है. सो साइकोलॉजी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिस्कार्ट्स एंड लेटर ऑन by the developments in physics has grown by following what is called a hypothetico-deductive model. So in psychology, we follow a hypothetico-deductive model for proposing and stating theories. तो मॉडल क्या कहता है? This model suggests that scientific advancement can take place only if you have a theory to explain a phenomena. अब theory एक set of statements होता है उन चीजों का, उन aspects का जो आपस में interrelated हो. उसके बाद scientists deduce or propose a hypothesis that offers a tentative explanation of how a certain phenomena takes place. तो hypothesis ना एक temporary answer दे देता है, एक prediction दे देता है कि ऐसा है और ऐसा हो सकता है. अब hypothesis is then tested and proved true or false based on the empirical data that one has gathered. तो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, statistical data, graphical data, उसके बेसिस पे हम hypothesis को टेस्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि वो hypothesis सही था या नहीं था. एवोल्यूशनरी साइंसेस पे भी साइकोलॉजी फोकस करती है, उससे भी कुछ थ्योरीज डिराइव की गई हैं. नाउ हाउ इज साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस? इसमें हमें दो तीन बातें याद रखनी है. सो ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बट दे ऑल्सो क्रिएट देम. हम जो सोसाइटी में रहते हैं ना, सिर्फ वो सोसाइटी हम पे इन्फ्लुएंस नहीं डालती, हम भी उस सोसाइटी में कोई मॉडिफिएबिलिटी करते हैं, अडेप्ट होने के लिए कुछ चेंजेस करते हैं. So psychology as a social science discipline focuses on humans as social beings. कि लोग अपनी social settings में कैसे behave कर रहे हैं, उनका public behavior कैसा है, उसके basis पे भी psychology में कुछ theories बनाई गई हैं. तो ये आपके पास एक example है, you can read this story, after which the conclusion that this story derives is that psychology is a social science which focuses on the individuals and communities in relation to their socio-cultural and physical environment. तो मतलब सोशियो कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. नाउ वी हैव द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. तो माइंड और बिहेवियर का क्या कनेक्शन है? तो इसमें भी बस हाईलाइटेड टॉपिक्स हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं. सो द न्यूरोसाइंटिस्ट लाइक स्पेरी एंड फिजिसिस्ट लाइक पेनरोज हैव गिवन द रिस्पेक्ट व्हिच द टर्म माइंड डिजर्व्स एंड नाउ हैज. तो माइंड ना कुछ टाइम पहले थोड़ा एक टैबू बन गया था कि माइंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. But neuroscientists जैसे स्पेरी एंड फिजिसिस्ट लाइक पेनरोज
ने माइंड के टर्म को फिर से इवॉल्व किया और उन्होंने बताया कि माइंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन बॉडी में, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है. So it is true that mind cannot exist without brain, but mind is a separate entity. Mind और brain connected हैं, but mind एक separate aspect है human body का, it is a separate entity. तो ये कुछ examples हैं हमारे पास. That some patients whose occipital lobes are responsible for vision were surgically removed have been found to be responding correctly to location and configuration of visual cues. Similarly, an amateur athlete lost his arm in a motorcycle accident but continued to feel an arm and also continued to feel its movements. When offered coffee, his phantom arm reached out to the coffee cup, and when someone pulled it away, he protested. So, a young man who suffered brain injury in an accident after he returned home from the hospital claimed that his parents had been replaced by their dupes. They were imposters. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ब्रेन का कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट कोई खराब हुआ है, या तो बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हुआ है या फिर ब्रेन का कोई सिस्टम खराब हुआ है. सो रीसेंट स्टडीज इन अफेक्टिव न्यूरोसाइंसेस हैव क्लियरली शोन दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर. इन लोगों को तब भी क्यों लगता रहा कि इनके पेरेंट्स ड्यूप्स हैं, कोई इम्पोस्टर्स हैं, जबकि उसके ब्रेन में इंजरी थी, वो फैंटम आर्म, उसने आर्म खो दी थी अपनी, तब भी वो इजीली कॉफी कप को जज कर पा रहा था. दैट पर्सन हैड लॉस्ट हिज ऑक्सिपिटल लोब्स, तब भी वो फील कर पा रहा था कि विजुअल क्यूज असेस कर पा रहा था, कि फील कर पा रहा था कि उसके सामने क्या है. तो माइंड उनका इंटैक्ट रहा इन सिचुएशंस में, जबकि ब्रेन का कोई ऑर्गन या पार्ट खराब हो गया था. So this shows that mind and behavior has a very positive relationship. So we have a new discipline called psychoneuroimmunology, which emphasize on the role of the mind in strengthening the immune system. Immune system क्या होता है? जो हमें germs से और viruses से protect करता है. So we now have a topic, popular notions about the discipline of psychology. तो इसमें भी एक highlighted part important है, and there is an experiment which will be studied. So common sense जो होती है ना, it is based on hindsight. कॉमन सेंस सारे प्रोज और कॉन्स को जज करके नहीं की जाती. इट इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट, मतलब फार साइटेडनेस, अच्छे तरह से एनालाइज करके कोई डिसीजन नहीं लिया जाता. कॉमन सेंस बस ऐसे वेग तरीके से एक फॉर्मुलेट हुई भी होती है. इट इज बेस्ड ऑन हिंडसाइट, इट हैज नो फ्यूचर. लेकिन साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस, एंड वी हैव एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस, which was given by Dweck. So Dweck was concerned with children who gave up too easily when faced with a difficult problem or failure. She wondered how could they be helped. Common sense tells us to give them easy problems in order to increase their success rate so that their confidence goes up. Only later should we give them difficult problems which they will be able to solve because of their newfound confidence. So Dweck's study tested this. So she took two groups of students who were trained for 25 days in solving math problems. The first group was given easy problems which they were always able to solve. The second group had a mix of easy and difficult problems. So obviously in case of difficult problems, these groups failed. Whenever this happened, Dweck told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying. After the training period was over, a new set of math problems were given to the two groups. What Dweck found goes against the common belief. So those who had always succeeded because they were given easy problems, they gave up much easily when they were faced with the difficult problems in their final evaluation. So those who had the taste of both difficult and easy problems tried harder to solve those problems. So that is what common sense and psychology differ in totality. So now we have a very important topic starting here, which is evolution of psychology. इसमें जो highlighted topics है ना, जो highlighted lines है, उनसे आपका आराम से question बन सकता है, जो मैंने दिया हुआ भी है. Give a brief note on the evolution of psychology. And आपका individually भी अलग अलग schools of thoughts हैं ये, कि basically psychology कैसे evolve हुई over the time. तो एक एक school of thought पे भी आपका question आ सकता है. First we have is structuralism. So the formal beginning of modern psychology is traced back to 1879. Remember the year? So the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt. तो नाम याद रखना है. He was the father of experimental psychology. He was the one who started the first experimental laboratory of psychology. Where? In Leipzig, Germany. So Wundt used a procedure called introspection.
So, introspection was a procedure in which individuals or subjects in psychological experiments were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. So, basically, introspection focused on how your experiences are, how are you feeling at the moment. आपको खुद अपने मन की बात बतानी है psychologist को. लेकिन introspection as a method did not satisfy many other psychologists. So it was considered less scientific because the introspective reports could not be verified by outside observers. कोई ये नहीं बता सकता कि मेरे मन में क्या चल रहा है, कोई वेरिफिएबिलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं थी, इसलिए इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स रिलायबल नहीं थी. तो उसके रिगार्ड में वी हैव विलियम जेम्स, an American psychologist who had set up a psychological laboratory in Cambridge, Massachusetts, who developed a functionalist approach to the study of human mind. So William James ने functionalist approach को birth दिया. So William James believed that instead of focusing on the structure of the mind, psychology should study what the mind does and how behavior functions in making people deal with their environment. तो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बदले साइकोलॉजी को ये ध्यान देना चाहिए कि माइंड आखिर काम कैसे करता है और उस माइंड के बिहेवियर कैसे परफॉर्म होते हैं जो हमें हमारी एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में मदद करे. तो ये था फंक्शनलिस्ट का मेन फोकस. सो वी हैव जॉन ड्यूई हु यूज्ड फंक्शनलिज्म टू आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग्स सीक टू फंक्शन effectively by adapting to their environment. Next, we have Gestalt psychology. So, in the early 20th century, a new perspective called Gestalt psychology emerged in Germany. So, इसमें ये कहा गया था that our perceptual experiences, what we experience, is more than the sum of the components of the perception. Now, for example, if I type here PSY, तो some of you would have immediately thought कि हाँ ये तो शायद psychology टाइप करने वाली है. किसी ने कुछ और सोचा होगा, किसी ने कुछ और. But I only gave you 3 clues. I did not give you the entire word. बाकी word आपने खुद जज किया, खुद assess किया कि हाँ ये हो सकता है. तो some of the components of the perception were only 3, but your experience was much more than the 3 words because of the past knowledge you have about that aspect. So in other words, what we experience is more than the inputs received from our environment. Now experience is holistic, that is Gestalt. होलिस्टिक मतलब एक कलेक्टिव वे में, एक कंप्लीट वे में हम चीजों को याद करते हैं. अब साइकोलॉजी एज अ वर्ड हम 3 पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं करते हैं. साइ अलग, को अलग, लॉजी अलग. वी लर्न द कंप्लीट वर्ड whenever we are learning any word or topic. So that is what holistic means. Next we have behaviorism. So behaviorism के according, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. So psychology में जो behaviorism का theory था, जो school था, उसमें बोला गया था कि scientific psychology को बस observable और practical behavior को measure करना चाहिए. And he defined psychology as a study of behavior or responses to a stimuli which can be measured and studied objectively. So we have Skinner, who was a very prominent behaviorist. Now we have psychoanalysis. So one person who shook the world with his radical view of human nature was Sigmund Freud. So psychoanalysis के एक pioneer जो कह सकते हैं हम, वो Sigmund Freud थे और इनका बहुत ही radical view था. मतलब 1900s में जब इन्होंने हम अपनी theory दी थी हमें, तो उस टाइम में ऐसी theory ना acceptable नहीं थी. So Freud viewed human behavior as a dynamic manifestation of unconscious desires and conflicts. So Freud basically said that our behavior is somewhat below our conscious experiences. कि हम अपने मन में कुछ conflicts, कुछ problems या फिर कोई unconsciously कुछ desires या इच्छा छुपा लेते हैं जो हम अपने मन तक पहुंचने ही नहीं देते. मन के नीचे वाले level यानी कि unconscious में उन problems को रख लेते हैं और human behavior अपने behavior के through, human beings अपने behavior के through वो reflect करने की, उन unconscious desires को reflect करने की कोशिश करते हैं. So Freudian psychoanalysis viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure-seeking desires. So humanistic perspective है हमारा next, which took a more positive view of human nature. So what humanists said was that Carl Rogers and Abraham Maslow emphasized the free will of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential. So they basically said that every human being wants to achieve something in their life. They want to grow, they want to attain success, and they try to unfold their potential, they try to display their talents, because of which they have a free will and they want to grow and become something in their life. So that is what humanists said.
अब ये एक टाइमलाइन है इन विच आई हैव हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंट डेट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, तो ये आपको अपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कोग्निशन। तो कोग्निशन मैंने पहले ही बताया, it involves thinking, perceiving, understanding, memorizing, problem solving, and a host of other mental processes by which our knowledge of the world develops, making us able to deal with the environment in specific ways. So cognitions के थ्रू ना हमारा नॉलेज डेवलप होता है वर्ल्ड के बारे में, और उसके थ्रू हम अपने बिहेवियर को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम अडाप्ट हो पाए या एनवायरनमेंट से डील कर पाए। तो हम अपने माइंड को एक तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए इस थ्योरी को कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला गया। So another Russian psychologist, Vygotsky, went even further to suggest that the human mind develops through social and cultural processes. तो society और culture भी हमारे mind पे impact डालती हैं, and mind is viewed as culturally constructed through joint interaction between adults and children. Adults और children के बीच जैसा interaction होता है वैसा ही उनका mind develop करता है, और साथ ही साथ culture भी अपना role डालता है। We now have the next topic with us, which is development of psychology in India. अब इसमें कुछ facts हैं जो highlighted हैं, तो हमें वही याद रखने और वही समझने हैं, because ये MCQs में आ जाते हैं। So the modern era of Indian psychology began in the Department of Philosophy. Remember philosophy, psychology के department में नहीं, at Calcutta University, where the first syllabus of experimental psychology was introduced. And the first psychological laboratory established in India was 1950. World की पहली laboratory was in 1879, but India की 1915. So Calcutta University started the first department of psychology in 1916 and another department of applied psychology in 1938. So the beginning of modern experimental psychology at Calcutta University was greatly influenced by the Indian psychologist Dr. N.N. Sengupta, remember the name? So he was trained in US in the experimental tradition of Wundt. So basically he was a student of Wilhelm Wundt. Professor G. Bose was trained in Freudian psychoanalysis, another area which was influenced by the early development of psychology in India. So Professor Bose established the Indian Psychoanalytical Association in 1922, which was based on Freudian principles. So departments of psychology in the universities of Mysore and Patna were early centers of teaching and research in psychology. Now there are two centers of excellence in psychology supported by the UGC at Utkal University, Bhubaneswar and the University of Allahabad. So about 70 universities offer courses in psychology. Durganand Sinha, he was another Indian psychologist. So Durganand Sinha, in his book Psychology in a Third World Country, The Indian Experience, published in 1986, traces the history of modern psychology as a social science in India in 4 phases. So he said that psychology का development जो India में हुआ वो 4 phases के अंदर हुआ. So according to him, the first phase was till independence, which placed emphasis on experimental, psychoanalytical and psychological testing research, which primarily reflected the development of the discipline in Western countries. तो इंडिया में जो शुरू की साइकोलॉजी थी ना वो कहीं हद तक वेस्टर्न प्रिंसिपल से ली गई थी. So the second phase till the 1960s was a phase of expansion of psychology in India. So into different branches of psychology. So in the second phase, Indian psychologists showed a desire to have an Indian identity by seeking to link Western psychology to Indian context. तो सेकेंड फेज में वेस्टर्न और इंडियन साइकोलॉजी को मिलाकर इंडियन आइडेंटिटी को डेवलप करने का ट्राई किया गया. अब थर्ड फेज में, which was post 1960s, it was the phase of problem oriented research. So psychologists become more focused on addressing the problems of the Indian society. उन्होंने बोला कि हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऐसे बनाएं जिससे हम अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, इंडियन सोसाइटी को हेल्प कर पाए. So the search for this new identity of psychology in India led to the phase of indigenization, which started during the late 1970s. So in indigenization phase, they rejected the Western framework. Indian psychologists stressed the need for developing an understanding based on a framework which was culturally and socially relevant. तो उनका एम था कि हम ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप करें जो इंडिया की सोसाइटी के साथ कल्चरली और सोशली फिट हो पाए. So इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में, that was all that was important. So you have to remember these facts.
We now move on to the next topic, which is branches of psychology. तो सबसे पहले cognitive psychology. Cognitions जैसे मैंने बताया, they are attention, perception, memory, reasoning, problem solving, decision making and language. So in order to study these cognitive processes, psychologists conduct experiments in laboratory settings. लेकिन laboratory से हटके भी some of them follow an ecological approach. That is an approach which focuses on the environmental factors to study cognitive processes in a natural setting. तो ये ट्राई किया गया है कि इन सारे कॉग्निशंस को हम लैबोरेटरी के बदले लैबोरेटरी के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ फिट करके एक नेचुरल सेटिंग में भी समझ पाए. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल साइकोलॉजी. Biological psychology focuses on the relationship between behavior and the physical system, जैसे brain and the rest of the nervous system, immune system और genetics. तो हमारा बिहेवियर कैसे हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे जीन्स पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, दिमाग पे कैसा इम्पैक्ट डालता है, दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल साइकोलॉजी स्टडीज. सो न्यूरोसाइकोलॉजी हैज emerged as a field of research where psychologists and neuroscientists are working together. न्यूरोसाइंटिस्ट बेसिकली जो ब्रेन के बारे में, न्यूरोट्रांसमिटर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट, they are working together in this field called neuropsychology. So researchers are studying the role of neurotransmitters or chemical substances which are responsible for neural communication in different areas of the brain and therefore in associated mental functions. So there are also various methods through which you can test your brain activities when they are actually occurring through EEG, PET or MRI scan. Next is developmental psychology. Now developmental psychology studies the physical, social and psychological changes that occur at different ages and stages over a lifespan from conception to old age. Developmental psychology में हम जैसे ही एक बेबी कंसीव होता है, जब तक उसकी ओल्ड एज होती है, उसकी पूरी लाइफ को स्टडी करते हैं. कैसे वो इंटेलेक्चुअली या साइकोलॉजिकली ग्रो हो रहा है, फिजिकली उसकी बॉडी कैसे ग्रो हो रही है, या फिर सोशली वो अपनी इंटरैक्शंस को कैसे मैच्योर कर रहा है, बचपन में कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, बड़े होके उसकी कैसी इंटरैक्शंस है, ये सब स्टडी करते हैं हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. नेक्स्ट वी हैव सोशल साइकोलॉजी. सो सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय द सोशल एनवायरनमेंट्स, हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर्स. तो बेसिकली लोग अपनी सोशल सेटिंग्स में कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज व्हाट सोशल साइकोलॉजी स्टडी. सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक्स जैसे एटीट्यूड, कंफर्मिटी, ओबीडियंस, इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relations and so on. तो ये सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट के टॉपिक ऑफ स्टडी हैं. नेक्स्ट वी हैव क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी. तो इसमें हमें बस इतनी सी बात समझनी है कि हमारे कल्चर का हमारे बिहेवियर पे, हमारे थॉट पे और हमारे इमोशन पे कैसा इम्पैक्ट होता है, वो हम इस फील्ड में पढ़ते हैं. सो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द इंटरैक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर. तो ये सारी एनवायरमेंटल की नेचुरल कैलामिटीज हमारे बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं, ये पढ़ता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. तो जैसे हम धूप होती है तो इरिटेट हो जाते हैं, बारिश हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है, तो ऐसा हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है कैलामिटीज पे डिपेंड करते हुए. The current topics of research in this field are the extent to which disposal of waste, population explosion, conservation of energy, efficient use of community resources, and so on and so forth. Health psychology focuses on the role of psychological factors such as stress, anxiety in the development, prevention, and treatment of illness. Health psychologists believe in promoting health-enhancing factors. Next, clinical and counseling psychology. So clinical and counseling psychology, so basically clinical psychologists, they deal with causes, treatment and prevention of different types of psychological disorders, जैसे कि eating disorders, anxiety, depression and chronic substance abuse. So a related area of counseling which aims to improve everyday functioning by helping people solve problems in daily life and cope more effectively with challenging situations. अब क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स देखती है और काउंसलिंग साइकोलॉजी एवरीडे डेली फंक्शनिंग में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉर्ट आउट करती है. सो लेस सीरियस प्रॉब्लम्स का ही इन दोनों फील्ड्स का डिफरेंस है. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ साइकोलॉजिस्ट, जो आपका आराम से एज अ 3 मार्कर एग्जाम में आ सकता है. सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैज अ डिग्री इन साइकोलॉजी, जो जिसके थ्रू वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ठीक करता है. लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट, he or she has a medical degree with years of specialized training.
एक मेडिकल डिग्री और एक साइकोलॉजिकल डिग्री का दोनों में डिफरेंस है. सेकंड डिफरेंस, psychiatrists can prescribe medications and give electroshock treatment, whereas clinical psychologists cannot prescribe medications or give electric shock. तो ये दो differences आपके psychiatrist और psychologist में. Now, industrial or organizational psychology deals with workplace behavior, focusing on both the workers and the organizations that employ them. Now, industrial psychologists, they basically study workplace में आपका कैसे behavior होता है, जो workers पे भी ध्यान देते हैं वो लोग, और organization के जो उन्हें एम्प्लॉय करती है उन वर्कर्स को, उन पे भी. सो दे आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, इंप्रूविंग वर्क कंडीशंस एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज. एजुकेशनल साइकोलॉजी में कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न. तो ये लोग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स डिस्क्राइब करते हैं और कैसे पीपल को ट्रेन किया जाता है एजुकेशनल एंड वर्क सेटिंग्स में. अब यही एक स्कूल साइकोलॉजी आ जाता है जिसमें बच्चों की इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल फंक्शनिंग को डेवलप करने पे ध्यान दिया जाता है. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बाय एनहांसिंग देयर मोटिवेशन. सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज रिलेटिवली अ न्यू फील्ड बट इज गेनिंग एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जैसे स्पोर्ट्समैन के साथ, क्रिकेटर्स के साथ एंड फुटबॉल प्लेयर्स के साथ उनकी मोटिवेशन को इम्प्रूव करने में वो लोग गिव अप ना करें, इन सब चीजों में हेल्प करती है. सो अदर इमर्जिंग ब्रांच, जैसे अब बहुत सारी साइकोलॉजी की ब्रांचेस आ रही हैं, जैसे एविएशन साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, रूरल साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, मैनेजरियल साइकोलॉजी, कम्युनिटी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एक्सेट्रा. तो नाउ वी हैव थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन. इसमें हम सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट समझेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब थीम 1, साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस attempts to develop principles of behavior and mental processes. Psychology में ना we try to develop certain principles about human behavior and the processes, the mental processes that they use. तो हम लोग जब develop करते हैं तो psychologists they choose to engage in research function like scientists. जो psychologists research में involved होते हैं वो लोग scientists की तरह function करते हैं और अपनी research को carry out करके principles develop करते हैं. Theme 2, this is a bit important. Human behavior is a function of the attributes of a person, that means the genes that one has inherited, and the environment in which the person is living. So Kurt Lewin first proposed the famous equation B. B stands for behavior, F matlab a sum of P matlab the person, and E matlab environment, which suggests that behavior is the product of a person and his or her environment. हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे जीन्स और हमारे एनवायरनमेंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है. So what this equation simply tells us that variations we find in human beings are largely due to the fact that persons differ with respect to their various attributes because of their genetic endowments and diverse experiences, and so do the environments that they are placed in. अब environment का कितना रोल है और हमारे genetics का कितना रोल है वो क्लियर नहीं है, बट इतना क्लियर है कि दोनों ही अपना बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस डालते हैं. टू गिव यू एन एग्जाम्पल, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लैपटॉप, मोबाइल जितने हमारे पास है. उनका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था, इसलिए तब वो अपने ओल्ड एज में भी आ गए, वो इतनी टेक्नोलॉजिकली अडेप्ट नहीं हो पाए जितना आजकल के हमारे शायद 3 इयर्स या 4 इयर्स ओल्ड भी बच्चे हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का डिफरेंस हो जाता है. उनका एनवायरनमेंट अलग था, हमारा अलग है, जिसकी वजह से बिहेवियर डिफर कर जाता है. तो ये होता है नेचर और नर्चर का रोल. थर्ड, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज. हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कॉजेस होते ही हैं. दैट इज व्हाट दिस थीम सेज. सो मोस्ट साइकोलॉजिस्ट्स बिलीव दैट ऑल ह्यूमन बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ कॉजेस व्हिच आर इंटरनल और एक्सटर्नल, having location in the outside environment. Next theme, understanding of human behavior is culturally constructed. तो ये हमें पता ही है that there are psychologists who believe that most psychological theories and models are Euro-American in nature and therefore do not help us in understanding behavior in other cultural settings. तो यूरोप और अमेरिका से इन्फ्लुएंस हुई भी ये थ्योरीज हैं जो इंडियन सेटिंग्स में अप्लाई नहीं हो सकती. So human behavior can be controlled and modified through the application of psychological principles. तो human behavior को हम change कर सकते हैं, उसे better बना सकते हैं psychology apply करके. So psychologist का main concern होता है कि वो ऐसी techniques या methods बनाए जिससे human की life की quality improve हो. So they often require removal of certain difficulties or adverse conditions that individuals experience in different phases of their life.
तो वो चाहते हैं कि वो डिफिकल्टीज रिमूव कर पाए जो हर इंसान अपनी लाइफ में देखता है, ताकि उनकी लाइफ साइकोलॉजिस्ट बेटर बना पाए। नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी। इसमें हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे और आपको वही 2 पॉइंट्स याद रखने हैं अपने एग्जाम के लिए। तो बेसिक साइकोलॉजी, इट प्रोवाइड्स अस विद थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स that form the basis of application. Basic psychology मतलब थ्योरी बना दी, प्रिंसिपल बना दिया, and application मतलब applied psychology provides us with different contexts in which these theories and principles derived from research can be meaningfully applied. तो applied psychology में basically हम उन थ्योरीज की एप्लीकेशन पे अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग सिचुएशन में वो थ्योरी कैसे अप्लाई हो सकती है उस पर ध्यान देते हैं। नाउ साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, इस पे भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक क्वेश्चन, तो हमें इसमें हाइलाइटेड पॉइंट्स पे ध्यान देना है ताकि हम अपना आंसर बना पाए। सो एनी डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद पीपल would definitely recognize the relevance of the knowledge of psychology. Similarly, psychologists also acknowledge the relevance of other disciplines in understanding human behavior. इसकी वजह से एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को साइकोलॉजी में लिया गया है कि हर फील्ड में साइकोलॉजी नेसेसरी है ही है। जहां पे लोग होंगे वहां साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले फिलोसफी। सो अंटिल द 19th century, certain concerns that are now a part of contemporary psychology, like what is the nature of mind or how do humans come in to know their motivations and emotions, are the concern of philosophers. तो फिलोसफी में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए कि उस फिलोसफी उन क्वेश्चंस को आंसर ही नहीं कर पा रही थी। So in the later part of the 19th century, Wundt and other psychologists adopted an experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged. So despite the emergence of psychology as a science, it greatly draws from philosophy, particularly with respect to the methods of knowing and various domains of human nature. Medicine. Now doctors, they always have this maxim that a healthy body requires a healthy mind, and they've actually found this to be true. So a large number of hospitals now employ psychologists. तो उनका रोल क्या होता है? The role of psychologists in preventing people from engaging in health hazardous behaviors and in adhering to the prescribed doctor's regime are some of the important areas where the two disciplines have come together. So now they treat patients suffering from cancer, AIDS, physically challenged, or handling patients in the ICU and patients during post-operative care. Doctors have also felt the need for psychological counseling. A successful doctor looks after both the psychological as well as the physical well-being of the patient. Next, economics, political science, and sociology. Now, psychology has contributed a great deal to the study of micro-level economic behavior. कि इंडिविजुअल्स एक माइक्रो लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं, वो सेविंग्स क्यों करते हैं, वो अपनी इनकम को कैसे खर्च करते हैं, ये कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सब हम साइकोलॉजी के थ्रू ही थोड़ा समझ पाते हैं. Now, political science, it helps in understanding issues related to exercise of power and authority, nature of political conflicts and their resolutions, and voting behavior. लोग वोट किस बेसिस पे करते हैं, जनता की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यही सब पॉलिटिकल साइंस में लीडर्स को ध्यान देना पड़ता है. अब सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, दे कम टुगेदर टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. सो इनके इश्यूज क्या होते हैं? सोशलाइजेशन, ग्रुप एंड कलेक्टिव बिहेवियर, एंड इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स which are related to these disciplines. Now, computer science. From the very beginning, the efforts of computer science has been in mimicking the human mind. Computer science human mind के copy करना चाहता है. So it can be seen how a computer is structured, its memory organized, sequential and simultaneous processing of information. Human mind की तरह ही computer भी बहुत structured है. The computer scientists and engineers are seeking to make computers not only more and more intelligent, but also machines which can sense and feel. अब लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में ये देखना पड़ता है कि विटनेस कैसे मेरी बात समझेगा, कैसे कोर्ट में ये बात को बोल पाएगा, कहीं वो स्ट्रेस तो नहीं है, क्या कल्प्रिट की सच्ची में कोई गलती है या फिर उसे फंसाया जा रहा है. तो ऐसे टॉपिक्स में हमें लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में साइकोलॉजी का यूज होता है. नेक्स्ट, mass communication. So the print and the electronic media have entered in our lives in a very big way. They have a major influence on our thinking, attitudes and our emotions. तो आप एक जर्नलिस्ट को ना न्यूज रिपोर्ट करते हुए एक डल वे में नहीं बोलना होता है, बहुत ही स्टिमुलेटिंग वे में बोलना होता है, बहुत ही अटेंशन सीकिंग वे में बोलना होता है कि कोई भी उसकी न्यूज को सुने. So a journalist in reporting news must know the reader's interest in the story
A story will have more impact if it is based on a background of psychological knowledge and insight. Music and fine arts. The music and psychology have converged in many areas. तो साइंटिस्ट ने म्यूजिक का यूज किया है which helps in raising work performance. Musicians in India have started experimenting with what they call the music therapy. In this, they use certain rags for curing certain physical ailments. So music therapy is also a new field which helps to treat patients. अब आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. आर्किटेक्ट को ना अपने क्लाइंट को बहुत ही एस्थेटिकली सेटिस्फाई करना पड़ता है. घर अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता. सो ही और शी शुड प्रोवाइड द क्लाइंट फिजिकल एंड मेंटल स्पेस थ्रू हर डिजाइन एंड सेटिस्फाई एस्थेटिकली. कि मेंटल स्पेस भी अच्छी है और फिजिकल स्पेस भी, चाहे घर छोटा हो लेकिन एक घुटा घुटा क्लॉस्ट्रोफोबिक ना हो. Similarly, engineers, they must also take into account human habits in their plans for safety. रोड्स डिजाइन करनी हो, स्ट्रीट्स डिजाइन करनी हो, हमें ह्यूमन हैबिट्स को ध्यान में रखना पड़ता है. तो साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प्स इन अ बिग वे इन डिजाइनिंग ऑफ ऑल मैकेनिकल डिवाइसेस एंड डिस्प्लेस. अब ये एक टॉपिक आता है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क. तो ये ऊपर वाले टॉपिक से सिमिलर है बहुत. हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ा, काउंसलिंग पढ़ा, तो ये हम बस एक कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट समझेंगे. रेस्ट ऑल द पॉइंट्स रिटन आर द सेम एज अबव. कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट में हम इतना समझेंगे, कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट एक पूरे एरिया पे, जैसे रूरल एरिया हो गया, अर्बन एरिया हो गया, कोई विलेज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, उनकी एज अ कम्युनिटी उनकी साइकोलॉजी का, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं. तो इस टॉपिक में हमें इतना ही समझना था. अब लास्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ. तो अब हम इसमें 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस, women development, intergroup relations which are pervasive. So ये बहुत ही डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में देखता है. और ये ना पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोग रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और रोज उससे सॉल्व करने के लिए हमें साइकोलॉजी की जरूरत होती है. पॉइंट नंबर 3, लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए हमें साइकोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए बहुत इजीली और ज्यादा स्ट्रेस ना लें, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी. So that was all for this chapter. I hope you've understood the concepts well. And in case there is any doubt, you can always drop them in the comment section. Thank you so much.